बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सर स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स। अच्छा, आज की क्लास में हमारा एजेंडा क्या होगा? हम मेनली 6 चीज़ों पे फोकस कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एक ब्रीफ सा, फिर हम सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे, उसके बाद हम देखेंगे हम अपना सेशन किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स हम ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये हमारी बुक में कहीं नहीं लिखे होंगे, लेकिन ये हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। व्हाट इज एन ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज परफॉर्म्ड, व्हेन ऑडिट इज परफॉर्म्ड एंड हाउ ऑडिट इज परफॉर्म्ड। तो ऐसा नहीं है कि हम इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू हमें मिल जाएगा कि ऑडिट का मकसद होता क्या है, राइट। तो मेरा इंट्रोडक्शन, सर मेरा नाम इकरार शाहिद है, सीए फाइनलिस्ट हूँ और वन ऑफ द बिग 4 अकाउंटेंसी फर्म में मैं काम कर रहा हूँ इन ऑडिट डिपार्टमेंट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के लिए? कोई इशू तो नहीं आ रहा? ओके, अब बेहतर है। अच्छा, ऑडिट में हम कर क्या रहे होते हैं बेसिकली, इसको जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए कि अभी तक आपने जितने भी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, FAR 1, FAR 2, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होते थे? उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना सीख रहे होते थे। किन रूल्स के तहत सीख रहे होते सर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बना सकते हैं हम, वो सीख रहे होते हैं, राइट। तो उसमें बेसिकली आप क्या बन रहे होते हैं? अकाउंटेंट बन रहे होते हैं। आप वो नॉलेज हासिल करने के बाद किसी भी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जा सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके दे सकते हैं, राइट। ऑडिट में हम क्या पढ़ रहे होते हैं? वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंट भाई ने बनाई हैं उनको हम वेरीफाई करते हैं, राइट। ऑडिट का मकसद क्या होता है सर? वेरिफिकेशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन, और हमारा इस इंफॉर्मेशन से मतलब यहाँ पे इस सब्जेक्ट में क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर द टाइमिंग आगे जाके हम कुछ और चीज़ों को भी वेरीफाई करना सीख रहे होंगे, बट फॉर द टाइमिंग इस इंफॉर्मेशन से हमारा मतलब क्या है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता क्या क्या हमें पता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या बता रहे होते हैं बॉस? इनकम एंड एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट आ रही होती है जिसमें हम क्या बता रहे होते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी, राइट। उसके बाद चेंजेस इन इक्विटी की स्टेटमेंट होती है, उसमें हम क्या बता रहे होते हैं? जी, शेयर कैपिटल, शेयर रिजर्व, राइट, शेयर प्रीमियम हो गया आपका, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हो गए। तो जिस तरह जितनी भी इक्विटी के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं वो बता रहे होते हैं। उसके अलावा एक हमारे पास होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हम क्या बता रहे होते हैं बॉस? ये बात होती है कैश फ्लोस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से। यस, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है कि जो हमारा कोर बिजनेस है उससे हम क्या कमा रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सर हम इन्वेस्टमेंट से क्या कमा रहे हैं। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सर हमने कोई लोन दिया उसके ऊपर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रहे होंगे, कोई लोन हमने किसी को दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, तो ये होता है फाइनेंसिंग कंपोनेंट, राइट। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अलावा जो 5th कंपोनेंट होता है हमारा वो होता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं? एक तो जो हमने अपनी 4 कंपोनेंट्स अभी पढ़े हैं उसके अंदर जो भी डिटेल्स आ रही होती हैं वो सारी डिटेल्स उसके जितने भी ब्रेकअप्स होते हैं वो हम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देख रहे होते हैं, राइट। और उसके अलावा जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारी होती हैं, जो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं वो भी हम देख रहे होते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ लिया? ऑडिटर और अकाउंटेंट में फर्क क्या है। ब्रीफली अगर हम इसको समराइज करें, ऑडिटर का क्या काम है? जिस अकाउंटेंट साहब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। अच्छा, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों ने FAR 1 को पढ़ा हुआ है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग क्लियर किया हुआ है, बट एटलीस्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए एक दफा। क्या आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट? ओके। डिफिकल्टी लेवल क्या है सर इस सब्जेक्ट का? डिफिकल्टी लेवल इसका मॉडरेट लेवल है, बट ये काफी लेंथी सब्जेक्ट है। लेंथी होने की 1-2 रीजंस हैं। वन ऑफ द मेन रीजन इज सर अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे होते हैं उसको आप ब्रेक करके पढ़ रहे होते हैं 3-4 बुक्स के अंदर, राइट। पहले आप PRC में पढ़ते हैं, फिर कैफ में 2 सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। ऑडिट का जितना भी कंटेंट है वो हम सारा इसी क्लास में शुरू करेंगे और इसी क्लास में एंड कर रहे होंगे। और बाय द वे ये आप ऑडिट अपना 100% नहीं पढ़ रहे होते, कुछ ऑडिट आप एडवांस लेवल पर जाकर पढ़ रहे होते हैं जिसको हम CFAP कह रहे होते हैं, आपका 3rd लेवल, जिसमें एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस आ रहा होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक्स डेवलप करते हैं, उसके बाद जो उसके एडवांस जो एप्लीकेशंस होती हैं जो हम क्लाइंट पे जाके यूज कर रहे होते हैं वो हम एडवांस ऑडिट में पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़कर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप क्लाइंट पर जाकर उसका अकेले जाकर ऑडिट परफॉर्म कर पाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट से आपको इतने काबिल बन जाएंगे, लेकिन आप एज अ टीम किसी के साथ अगर एज अ टीम काम करते हैं तो उसके साथ आप काफी अच्छे से ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं। पेपर पैटर्न इसका क्या होता है सर, 25% आपसे थ्योरी टेस्ट की जाती है और 75% केस स्टडीज। सर 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, उसमें से 25% मार्क्स इस तरीके से आते हैं जो कि थ्योरी बेस्ड होते हैं। थ्योरी बेस्ड से मेरा क्या मतलब है सर, जिसमें वो पूछ लेता है कि डिफाइन दिस या फिर एक्सप्लेन दिस, जैसे कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, या फिर वो आपसे पूछ लेता है डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके की बातें वो कर रहा होता है। अच्छा, ये मार्क्स गेन करना कंपैरेटिवली बहुत आसान होते हैं क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ें याद की होती हैं हम जस्ट उनको जाकर रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं राइट एग्जाम में। लेकिन मेजर पोर्शन हमारा कहाँ से आ रहा होता है सर, केस स्टडी से, और ये कितना हमारा पोर्शन कवर कर रहा है, 75%। अगर आप रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर भी देखें तो वहाँ पे भी तकरीबन 75 से 76% जो है वो केस स्टडीज पूछी गई हैं, और तकरीबन 25 मार्क्स का ही जो है वो आपसे थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा गया है। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन वो पूछता है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है, आपको पढ़ के ही समझ आ जाता है कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है और आपसे वो कितने पॉइंट्स पूछना चाह रहा है राइट। केस स्टडीज में मसला क्या होता है, केस स्टडीज में वो आपको पूरा एक सिनेरियो बनाकर देता है, उस सिनेरियो में आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। सर आइडेंटिफाई क्या करना होता है कि आपसे वो पूछना क्या चाह रहे हैं राइट। सबसे पहले आप देखते हैं वो किस टॉपिक से क्वेश्चन है, हम इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, आप देखेंगे वो टॉपिक वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है राइट। वंस आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप देखेंगे वो उस टॉपिक में से तो पूछ रहा है, उसके बाद वो रिक्वायर क्या कर रहे हैं हमसे। ओके, तो सिनेरियो को डील करना बहुत जरूरी है। इस सिनेरियो को डील करने के लिए हम डिफरेंट टास्क इस क्लास में परफॉर्म कर रहे होंगे, जो कि हम अपनी स्लाइड में देख रहे हैं अगली। अच्छा, थोड़ा सा ये एनालिसिस मैंने बनाया हुआ है पिछली 2 अटेम्प्ट्स का। इसमें अगर आप देखें तो ग्रुप बी के जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें सबसे कम रिजल्ट किसका है सर, 38% ऑडिट का। इसी तरह उससे पिछली जो अटेम्प्ट थी उसमें भी सबसे कम रिजल्ट किसका है, ऑडिट का। इसकी क्या रीजन है, इसकी यही रीजन है सर, इसमें केस स्टडीज पूछी जाती है 75% तक, और जब 75% तक वो केस स्टडीज पूछ रहा है तो हमारे सीए के स्टूडेंट को आदत नहीं होती केस स्टडीज सोल्व करने की। हमें क्या आदत होती है, हमें एक सेट फॉर्मेट दे दिया जाए, उसके मुताबिक हम अपने जितनी भी हमने चीजें सीखी होती हैं क्लास में, लाइन टू लाइन हम क्वेश्चन पढ़ें और उसको अप्लाई कर रहे होते हैं राइट। तो क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंट चीज क्या आ जाती है, केस स्टडीज राइट, और दूसरी एक और चीज आ जाती है कि आप प्रैक्टिकली ऑडिट परफॉर्म नहीं कर रहे, हम क्लासरूम में सीख रहे होते हैं। तो अगर तो आप प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर रहे हो तो फिर तो आपके लिए काफी आसानी हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ क्लासरूम में बैठकर सीख रहे हैं और एग्जामिनर जो सिनेरियो बनाकर देता है वो प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं। एग्जामिनर ने किसी कंपनी में देखा कि ये मसला आ रहा है, वो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में टेस्ट कर लेते हैं आपसे। तो इस वजह से इसकी पासिंग रेशो एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप बी, जो कि पुरानी स्कीम के ग्रुप बी है हमारे, उसके मुताबिक इसकी पासिंग रेशो कम है। अच्छा, हम सेशन किस तरीके से प्लान कर रहे होंगे सर, 5 डेज अ वीक हमारी क्लासेस हुआ करेंगी मंडे टू फ्राइडे, और क्लासेस का टाइम हम वंस डिसाइड कर लेंगे तो हम उस एग्जैक्ट टाइम पर क्लास को शुरू कर दिया करेंगे राइट। अगर कोई स्टूडेंट लेट होता है तो अनफॉर्चुनेटली उसके लिए हम दोबारा एक चीज नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है राइट। ओके, उसके अलावा जो हमारी 5 डेज क्लासेस हो रही होंगी उसके साथ मैं आपको डेली बेसिस पर असाइनमेंट दे रहा हूँ, और ये असाइनमेंट कौन सी होगी सर, ये केस स्टडी होगी। जो भी हमने पढ़ा होगा एक दिन के अंदर उसकी बेस पर मैं एक केस स्टडी जो है आपको दूंगा होमवर्क के तौर पे। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट का मतलब होता है आप उसमें जो स्टडी मटेरियल है आपका उसको इस्तेमाल करके अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं, और वो असाइनमेंट्स आपने बिफोर आवर नेक्स्ट क्लास मुझे सबमिट करवानी होगी, और उसकी पेनल्टी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अच्छा, उसके अलावा एक टेस्ट आपका वीकली बेसिस पे किया जाएगा। टेस्ट कहाँ से आ रहा होगा, जो हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा होगा उसकी बेसिस पर मैं आपका टेस्ट बना दूंगा। सैटरडे को कंडक्ट हो रहा होगा, सैटरडे को आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ऑनलाइन तरीके से हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, कोर्स कंप्लीट हम कर रहे होंगे सर, हम जनवरी 30 जनवरी 26 एग्जाम से 1 माह पहले हम अपना कोर्स 100% कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला हम नहीं छोड़ रहे होंगे, और ये जो 1 माह होगा हमारा एग्जाम से पहले का, इसमें हम रिवीजन वगैरह कर रहे होते हैं, तो अब वो रिवीजन हमने कैसे करनी है उसके हवाले से ही मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है,
तो एक भाई मेरे से पूछ रहे थे कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम एक सेशन रखेंगे। जब आप लोग एग्जाम से फ्री हो जाएंगे तो हम एक सेशन रखेंगे, उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपको क्वालिफाइंग अटेम्प्ट देने के बाद अब फर्म्स को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। आपको पता है सीवीज बनानी होती हैं और डिफरेंट हर फर्म का अपना प्रोसीजर होता है, तो उस हवाले से भी हम गाइडेंस सेशन इंशाल्लाह रख रहे होंगे। और इसके अलावा किसी भी तरह का आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई इशू आता है, पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, कंसिडर मी एज योर एल्डर ब्रदर, आपका ही सीनियर हूँ मैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ जिस फेज से करंटली आप गुजर रहे हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई भी मसला हो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा 2 मिड टर्म एग्जाम हम कंडक्ट कर रहे होंगे और एक फाइनल मॉक एग्जाम कंडक्ट कर रहे होंगे, और ये 3 घंटे का आपका फुल लेंथ पेपर हुआ करेगा। अच्छा, ये आप लोगों के सामने व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है जिस पे आपने अपने नेम और CRN के साथ मुझे मैसेज कर देना है। उसके अलावा ये ड्राइव लिंक अवेलेबल है, ठीक है, गूगल ड्राइव लिंक है ये। इसमें क्या हो रहा होगा, जो डेली असाइनमेंट मैंने आपको देनी है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया करूँगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। जो वीकली टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर सैटरडे को अपलोड कर दिया करूँगा, और आप इसको देख के अपना बेसिकली टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे। और जब आप लोग असाइनमेंट और टेस्ट अपना लिख लेंगे तो आपने उसकी स्नैप लेनी है अपने मोबाइल से और मुझे भेज देनी है व्हाट्सएप पर। अच्छा, ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा, तो ये बेसिकली अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उस ड्राइव लिंक पर ले जाएगा। जैसे सेकंड ये थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहे हैं। अच्छा, ये अगर आप देखते हैं इसमें मैंने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं। नंबर 1 पर हमारा आ रहा है डेली लेक्चर स्केड्यूल। इसमें हम क्या बता रहे होंगे, जो जितना हमने पढ़ा होगा, ताकि आप लोगों के पास भी एक ट्रैक हो और मेरे पास भी एक ट्रैक हो, जितना हमने पढ़ा होगा वो टॉपिक्स जो पढ़े होंगे वो यहाँ पर डेली बेसिस पर अपडेट हो रहे होंगे। अच्छा, जो स्लाइड्स या जो स्टडी मटेरियल जहाँ से आपने चीज़ों को रिवाइज करना है, चीज़ों को याद करना है, वो इस फोल्डर के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। और यहाँ आज की प्रेजेंटेशन जो है हमारी, ओके, ये असाइनमेंट का हमारा फोल्डर खुल गया। आज की प्रेजेंटेशन मेरी जो है वो PDF फॉर्म में अवेलेबल है यहाँ पर, ओके। अच्छा, इस वीक की जो असाइनमेंट्स हैं, डेली असाइनमेंट्स, वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा वीकली टेस्ट जब हम कंडक्ट कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाया करेंगे। और जो एडिशनल मटेरियल मुझे लगता है सर ये आपके लिए रेलिवेंट है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं आपको साथ साथ बता भी रहूँगा, लेकिन ये भी एक फोल्डर यहाँ पे हम एडिशनल कुछ मटेरियल हुआ तो वो देख रहे होंगे। ओके जी, आगे चलते हैं हम। अब हम ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करने वाले हैं। सर, इसमें हमारा एजेंडा क्या है, व्हाई ऑडिट इज परफॉर्म, ऑडिट हम क्यों परफॉर्म करते हैं। इसको जानने से पहले हमें एक सेग्रीगेशन जानना जरूरी है सर, मैनेजमेंट टाइप्स की। सर, जो बिजनेस होता है ना वो 3 तरीके से मैनेज किया जा सकता है। या तो वो एक सोल प्रोप्राइटर मैनेज कर रहा होता है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक बंदा जो कि ओनर है किसी बिजनेस का, वो खुद ही उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है, राइट। और पार्टनरशिप में क्या होता है, काफी सारे लोग मिलते हैं, लेकिन उसकी लिमिट क्या है, 20 लोग जो बिजनेस करना चाह रहे हैं वो आपस में मिलते हैं और एक बिजनेस बनाते हैं। उसमें भी क्या हो रहा होता है, जो बंदा ओनर होता है वही उस बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में जो ओनर है और जो मैनेजर है वो सेम पर्सन है, ओके। अच्छा, उसके बाद तीसरी टाइप हमारे पास होती है कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी जिसको कह रहे होते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो ओनर्स हैं, उन्हीं को हमने एक फैंसी सा नाम दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स, राइट। अच्छा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना पैसा इस कंपनी में लगाते हैं, लेकिन क्योंकि शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं किसी एक कंपनी के, तो इनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वो डेली बेसिस पर आकर अपने बिजनेस को मैनेज कर सकें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ एक्सपर्ट लोगों को अपनी मैनेजमेंट के तौर पे हायर कर लेते हैं, जिनको एम्प्लॉय कह रहे होते हैं हम। वो क्या करते हैं, उनको हायर करते हैं ताकि वो उनके बिहाफ पर उनका जो लगाया हुआ पैसा है, उनकी बनाई हुई कंपनी है, उसको मैनेज कर सकें, ओके। तो होता क्या है कि कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि ओनर होते हैं, और कुछ होती है मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट को कौन हायर कर रहा होता है, शेयर होल्डर्स हायर कर रहे होते हैं, और उनका काम क्या होता है, शेयर होल्डर के बिजनेस को मैनेज करना। तो अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया कि सर जो ओनर है, मैनेजर वो नहीं है।
एक सेग्रीगेशन है सर ओनर और मैनेजर में। शेयर होल्डर ओनर है और जो मैनेजमेंट है वो मैनेज कर रही होती है बिजनेस को। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट की हेल्प से मैंने इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, हमें पता है सर कुछ ओनर्स होते हैं कंपनी के, उनको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? शेयर होल्डर्स। वो लोग क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं या इलेक्ट करते हैं। इसका तरीका क्या है अपॉइंट या इलेक्ट करने का, ये आप कंपनी लॉ में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आपके पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, राइट। अच्छा, वो क्या करते हैं? मैनेजमेंट को अपने ओनर्स अपने बिहाफ पे मैनेजमेंट को अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। इनको हम डायरेक्टर्स भी कह रहे होते हैं। जो बेसिकली मैनेजमेंट होती है ना किसी कंपनी की, उस मैनेजमेंट की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो होती है वो डायरेक्टर्स होते हैं, जिनको और डायरेक्टर्स के साथ साथ सीईओ, सीएफओ आपने नाम सुने होंगे। ओके, तो ओनर्स ने क्या किया? ओनर्स ने अपॉइंट कर लिया मैनेजमेंट को। अब इस मैनेजमेंट का काम क्या है सर? मैनेजमेंट को इन्होंने अपॉइंट किया तो मैनेजमेंट क्या करेगी? उनके जो एसेट्स हैं शेयर होल्डर्स के, उनको उनके बिहाफ पर मैनेज करेगी। उनको किस लिए अपॉइंट किया गया? ताकि वो कंपनी को मैनेज करें। और कंपनी क्या है? बेसिकली नेट एसेट्स ही हैं, राइट। नेट एसेट्स इज इक्वल टू द इक्विटी। ओके, तो क्या हो रहा होता है कि ये लोग क्या करते हैं सर? कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स खुद मैनेज नहीं कर सकते थे, उन्होंने इन एक्सपर्ट लोगों को हायर कर लिया, तो ये उनके एसेट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। उसके अलावा इनका फर्ज बनता है कि ये उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें और उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करें। सर, आप जब भी किसी को एम्प्लॉय रखते हैं तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये मेरे बिजनेस के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, ये मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा कर देगा, ठीक है, और उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेगा, राइट। आपको कोई एम्प्लॉय है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपका जो मकसद है बिजनेस करने का, ठीक है, आप अगर उससे पैसा कमाना चाह रहे हैं तो वो पैसा कमाने पे फोकस करेगा। अगर आप उसके बिजनेस का मकसद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आप लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने बिजनेस को चला रहा होगा। तो कहने का मकसद क्या है कि इन डायरेक्टर्स का काम क्या है, या मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को हम अल्टरनेटिवली यूज कर रहे होंगे, इनका काम क्या है कि ये अपनी जो हमारे ओनर्स हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करें और उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें। और उसके अलावा जब भी हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो हम उससे एक प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे होते हैं, राइट। उससे पूछ रहे होते हैं कि ठीक है, मैंने पैसा दिया था तुम्हें, तुमने इस पैसे को मैनेज किया है पूरे साल, अब मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट क्या है इसका, मुझे कितने पैसे बच रहे हैं। तो वो जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, वो जो एक रिजल्ट कार्ड होता है पूरी कंपनी का, उसको हम कह रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उससे हम बता क्या रहे होते हैं कि कंपनी ने पूरे साल में कितना कमाया है। तो सर, डायरेक्टर जो अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को, कैसे अकाउंटेबल होते हैं सर? कैसे वो जवाबदेह होते हैं अपने कामों के लिए जो पूरे साल में उन्होंने काम किए हैं सर? विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कौन रहा होता है? डायरेक्टर्स, ठीक है। अभी पहले हमने क्या डिस्कस किया? अकाउंटेंट, राइट। तो जो डायरेक्ट अकाउंटेंट है वो डायरेक्टर्स के अंडर ही काम कर रहे होते हैं, वो एक ओवरऑल जो मैनेजमेंट होती है ना उसके अंदर आ रहे होते हैं। डायरेक्टर्स क्या कर देते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और सबमिट करवा देते हैं किसको? ओनर्स या शेयर होल्डर्स को। अच्छा, अब सबमिट जब वो करवा रहे होते हैं तो आप एक चीज सोचें, आपने एक बंदा एम्प्लॉय रखा, आपने उसको पैसे दिया, आपने कहा तुम मेरे इन पैसों को इन्वेस्ट करो कहीं पे और तुम 1 साल के बाद मुझे इसके ऊपर मुनाफा कमा के देना। 1 साल गुजरता है, जिसको आपने पैसे दिए थे वो आपके पास आता है, आपसे कहता है यार मुझे तो लॉस हो गया बिजनेस में, तो मैम आपका क्या रिस्पॉन्स होगा इस पर? आप उसको अप्रिशिएट करेंगे? नहीं करेंगे। आपने पैसे लगाए, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिल सका, राइट। अच्छा, और अगर वो कहता है कि सर आपका प्रॉफिट हो गया, आपको मैंने पैसे डबल करके दे दिए, वो आपने एक मीम देखी होगी 21 दिन में पैसा डबल, राइट, तो आप लोग खुश हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट भी यही चाह रही है कि वो बेस्ट व्यू दे रहे हो शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स को नहीं पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने कैसे बनाई है। शेयर होल्डर के पास क्या जा रही है? वो 5 चीजें जो हमने अभी डिस्कस की हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। तो अब जो हमारे मैनेजमेंट है वो क्या चाह रही होगी कि हम उनको बेस्ट व्यू दें, हम उनको सब कुछ अच्छा दिखा दें। सर, हमारी कंपनी ने बहुत प्रॉफिट किया, हमारे पास बहुत एसेट पड़े हैं। सर, लायबिलिटीज तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? तो सर, मैनेजमेंट का बेसिकली मैनेजमेंट की कोशिश क्या होगी कि सर वो ओवरस्टेट कर दे इनकम को। इनकम को ओवरस्टेट करने का क्या मतलब है? सेल 10 मिलियन की हुई है, वो बता दे कि हमारी सेल 12 मिलियन की हुई है। इससे होगा क्या? प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, जितनी सेल बढ़ती है उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ रहा होता है। अच्छा, वो सेल अपनी फेक सेल कैसे बता सकता है? 10 मिलियन की सेल हुई है, वो क्या कह रहा है? 12 मिलियन की बता देता हूं मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
मैम कैसे बता सकता है वो फेक सेल कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? कॉस्ट ऑफ सेल की बात नहीं, सेल की बात कर रहे हैं। सेल में वो कैसे इंक्रीज कर सकता है मैम? आप नो आइडिया। अच्छा आप बता सकते हैं? हाँ, ऑडिट कॉमन सेंस बेस्ड सब्जेक्ट है, ज्यादा सोचना नहीं होता सर। मैंने अगर सेल इंक्रीज करनी है मैं क्या करूंगा? फेक सेल रिकॉर्ड कर दूंगा, सिंपल। अगर मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ? 10 मिलियन की सेल है, 2 मिलियन की, मैं क्या करूंगा? फेक सेल रिकॉर्ड कर दूंगा, फेक पार्टीज बना के उनके अगेंस्ट सेल लिख दूंगा, राइट? ऐसे में क्या कर सकता हूँ? अपनी इनकम को ओवर स्टेट कर सकता हूँ। एक्सपेंसेस में मेरी क्या कोशिश होगी? उनको अंडर स्टेट करूँ, उनको कम से कम करूँ। मैंने खर्चा कितना किया? लेट्स से 5 मिलियन का, मैं चाह रहा हूँ उसको मैं 5 मिलियन ना शो करूँ, मैं 4 मिलियन शो करूँ। मैम कैसे 4 मिलियन शो कर सकता हूँ? कम लिख कर। खर्चा मैंने 5 मिलियन का किया, मैं उसको लिख दूं 4 मिलियन का, ठीक है? उससे मुझे फायदा क्या हो रहा होगा मैम? प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, राइट? जितना ज्यादा खर्चा हमारा कम होता है उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ रहा होता है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्रॉफिट, ओके? अच्छा, उसके अलावा बैलेंस शीट आइटम्स में एसेट्स मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे ज्यादा से ज्यादा शो हो रहे हो, ठीक है? और जो लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज हमारी क्या होती है? लायबिलिटी की डेफिनेशन मुझे कोई बता सकता है? यस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यस। इसमें बेसिकली हमने पैसे देने होते हैं लोगों को, राइट? कुछ राइट्स हैं वो फुलफिल करने होते हैं लोगों के, तो हमारी क्या कोशिश होगी कि उनको हम कम से कम दिखाएं और एसेट्स को ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। इससे होगा क्या? शेयर होल्डर हमारा खुश हो जाएगा, यार हमारी लायबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, अगर कल को कंपनी बंद होगी तो सारा पैसा मुझे ही मिल जाएगा, ठीक है? तो अब मैनेजमेंट की क्या इंटेंशन होगी कि वो बेस्ट पॉसिबल व्यू दे रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें वो फेक चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कभी भी किसी के बारे में बुरा गुमान नहीं करना चाहिए, राइट? तो हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है इतना सब कुछ गलत कर देगी, फेक चीजें रिकॉर्ड कर रही होगी? तो सर जब एक ऑडिटर के व्यू से अगर देखेंगे ना आप, इस क्लास में हमेशा आपने दूसरों के बारे में बुरा गुमान करना है, खासतौर पे मैनेजमेंट के बारे में। रीजन क्या है? क्योंकि ऑडिटर जो होता है ना, ऑडिटर हमेशा फ्रॉड रिस्क देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि यार मैनेजमेंट ने गलती कहां पे की है। तो इस वजह से हमने कभी भी किसी के बारे में अच्छा गुमान नहीं रखना। अगर वो हमें क्वेश्चन में बताता है कुछ के मैनेजमेंट कुछ काम कर रही है, उसने सेल रिकॉर्ड की है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मैनेजमेंट तो हमारी बहुत अच्छी है, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, इन्होंने तो ठीक ही सेल रिकॉर्ड की होगी, ये हमने नहीं सोचना। हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि यार हो सकता है इन्होंने गलत सेल रिकॉर्ड कर दी हो, सेल ज्यादा रिकॉर्ड कर दी हो, एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड कर दी हो। यहां तक हम क्लियर है? अच्छा, अब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और इनको सबमिट करवाना है उन्होंने शेयर होल्डर्स को, ठीक है? उनकी कोशिश क्या होगी कि वो बेस्ट पॉसिबल व्यू बनाकर दे रहे हो। अच्छा, जो शेयर होल्डर्स हैं, ये जो मैंने पूरी कहानी आपको बताई है, क्या उन लोगों को इस कहानी का नहीं होगा? भाई इतना पैसा वो लगा रहे हैं कंपनी में, क्या उनको इस चीज का आइडिया नहीं होगा कि जो मैनेजमेंट है वो तो यही चाहेगी कि मैं बेस्ट पॉसिबल व्यू दूं, ठीक है? तो उसका सोल्यूशन उन लोगों ने क्या निकाला? उन्होंने कहा कि सर हम एक इंडिपेंडेंट बंदे को बुलाते हैं, एक बाहर से एक बंदे को बुलाते हैं जो कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई है उसको वो इंडिपेंडेंटली क्या करे? वेरीफाई करे और देखे कि क्या कोई इन्होंने फेक सेल तो नहीं रिकॉर्ड की हुई, क्या उन्होंने एक्सपेंसेस को कम करके तो नहीं बनाया हुआ। तो शेयर होल्डर को क्योंकि क्या पता करना है कि भाई एक्चुअली में बिजनेस हमारा कैसे चल रहा है, ठीक है? तो इस वजह से वो क्या करेंगे? एक इंडिपेंडेंट बाहर से बंदे को बुलाएंगे जो कि क्या कर रहा होगा? उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहा होगा। तो यहां से इस पूरी स्लाइड का मकसद क्या था कि हम ये समझ लें कि सर ऑडिट हम क्यों करवा रहे होते हैं। अच्छा, तो शेयर होल्डर्स क्या चाह रहे हैं सर? ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू यानी सर जितना हमारा खर्चा हुआ है उतना ही शो हो रहा हो, जितने हमारी इनकम बनी है उतनी ही शो हो रही हो। सर नॉन करंट एसेट्स में ही शो हो रही हो, करंट एसेट्स में ही शो हो रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसको हम अपनी करंट एसेट्स के अंदर डाल दें, तो आप लोगों ने एक रेशो का नाम सुना है, करंट रेशो? क्या फॉर्मूला होता है करंट रेशो का? और ये अगर करंट रेशो हमारी ज्यादा हो तो बेहतर होती है, कम हो तो बेहतर होती है? एसेट्स जितने ज्यादा होंगे करंट रेशो उतनी बेहतर होगी। तो अगर मैं पीपीई को उठाकर करंट एसेट्स में डाल देता हूं तो उससे हमारी करंट रेशो तो बहुत बेहतर हो जाएगी। जो भी देखेगा वो कहेगा कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन हो क्या रहा है? मैं गलत प्रेजेंट कर रहा हूं उसको मैंने नॉन करंट में दिखाना था, मैं उठा के करंट में ले गया हूं। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या चाह रहे होते हैं कि सर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हूं मैं।
इस ट्रू एंड फेयर व्यू के टर्म के ऊपर भी हम तकरीबन 10 से 15 मिनट आगे जाके बात कर रहे होंगे अगली क्लासेस में। अच्छा, तो इस वजह से वो क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को बुलाएंगे जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट होना उसका क्यों जरूरी है, उसकी सिंपल सी एग्जांपल, आप मुझे टेस्ट लिख कर देते हैं, मैं वो आपके अच्छे दोस्त को दे देता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उसको ठीक से चेक नहीं कर पाएगा, वो आपको फेवर देने की कोशिश करेगा, आपकी दोस्ती निभाने की कोशिश करेगा। और वही टेस्ट अगर मैं एक ऐसे बंदे को दे देता हूँ जिससे आपकी राइवलरी चल रही है, तो वो भी अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा होगा कि वो इंडिपेंडेंटली इस चीज को चेक नहीं कर रहा होगा। कह रहे थे सर, इंडिपेंडेंट होना, जो बाहर से बंदा आ रहा है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है, वेरीफाई करना है, उसका इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि सर अगर वो इंडिपेंडेंट ना हुआ तो उसके डिसीजन मेकिंग में बायसनेस आ जाएगी, ठीक है, वो अपनी डिसीजन मेकिंग को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, तो हम पढ़ रहे थे इंडिपेंडेंट होना उस बंदे के लिए क्यों जरूरी है जो बाहर से ऑडिट करने आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट ना हुआ, वो हमें जानता हुआ या तो अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, तो वो क्या कर रहा होगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक तरीके से वेरीफाई नहीं कर पाएगा, उसके डिसीजन मेकिंग में बायसनेस आ जाएगी। तो इस वजह से उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। सर उसका एक्सपर्ट होना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो उसका दो चीजों में एक्सपर्ट होना जरूरी है। एक तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, उसमें एक्सपर्ट होना जरूरी है। और दूसरा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, जिस तरह IFRS आप लोग पढ़ रहे होते हैं, इसी तरह कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है जो कि हम इस कोर्स में पढ़ रहे होंगे, तो उनका नॉलेज भी, उनकी एक्सपर्टीज भी होना उसके पास जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? ताकि उसको ये समझ आ जाए कि मैंने इस चीज को वेरीफाई कैसे करना है। अच्छा, IFRS का नॉलेज होना उसके लिए क्यों जरूरी है, अकाउंटिंग नॉलेज होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसकी एग्जांपल सिंपल सी ये है कि अगर आप मुझे एक टेस्ट अपना बनाकर देते हैं, सोल्यूशन देते हैं उसका, IAS 16 का टेस्ट आप देते हैं मुझे, और आप कहते हैं मुझे चेक कर दें, मैं उस टाइम तक चेक नहीं कर सकता जब तक मुझे IAS 16 खुद से नहीं आता होगा। तो इस वजह से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी एक्सपर्टीज भी आपके पास होना जरूरी है। तो सर इस स्लाइड का मकसद हमारा पूरा हो गया है अगर हमने ये समझ लिया कि ऑडिट क्यों करवा रहे होते हैं। आप अगर मुझे बता दें ऑडिट क्यों करवा रहे होते हैं? सर कंपनी का ही ऑडिट होता है, और जैसे सोल ट्रेडर में या पार्टनरशिप में ऑनरशिप में तो मैनेजमेंट सेम होती है, कंपनी में एक डिफरेंस होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स को, वो साइड हाउस होते हैं, प्रॉफिट का होता है सबसे बड़ा, दूसरा विंडो ड्रेसिंग का होता है, इस तरह की चीज़ें वगैरह कुछ करने के लिए भी जो भी फिगर्स मैनेजमेंट आपके लेवल पे कर सकते हो, तो उस चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए हमें ऑडिट रहता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज ऐड ऑन कर लेते हैं। सर मैनेजमेंट क्यों चाह रही होती है कि वो बेस्ट पॉसिबल व्यू शेयर होल्डर को शो कर रही हो? कोई बता सकता है मुझे? जी, शायद उनको कोई बोनस मिल रहा हो। बोनस मिल रहा होगा, और अगर वो लॉसेस दिखा रहे होंगे कंटिन्यूसली 3-4 साल तक वो लॉसेस ही दिखाते रहे हैं, तो इससे होगा क्या अल्टीमेटली? उनको निकाल देंगे, उनकी जगह किसी और को ले आएंगे, राइट? डाइवेस्ट भी कर सकते हैं, राइट? तो मेनली दो रीजंस होती हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट की कोशिश होती है कि वो बेस्ट पॉसिबल व्यू शो कर रही हो शेयर होल्डर्स को। वो दो रीजंस क्या होती हैं सर? एक तो उनको डर होता है कि हमें निकाल ना दिया जाए, ठीक है। दूसरा उनकी ये कोशिश होती है कि हमें प्रमोशंस मिल रही हो, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से उनकी क्या कोशिश होती है कि हम बेस्ट व्यू प्रेजेंट कर रहे हो। ओके, तो अभी हमने क्या सीख लिया कि व्हाई ऑडिट इज परफॉर्म्ड, ठीक है। अपने एजेंडा आइटम में हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है व्हेन ऑडिट इज परफॉर्म्ड। सर ऑडिट हम जब परफॉर्म करते हैं तो हम कितने महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट परफॉर्म कर रहे होते हैं मैम? 1 ईयर। 12 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बना रही होती है जिसपे हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। लेट्स से हमारा ईयर एंड है जनवरी से दिसंबर, जो हमारा नॉर्मल ईयर एंड चल रहा होता है। अब जनवरी से लेके दिसंबर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी मैनेजमेंट, ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की हैं, इसके जब प्रिपेयर हो जाएंगी तो वो ऑडिटर को बुलाएंगे। ऑडिटर क्या करेगा? उनके ऑडिट परफॉर्म करेगा, अपने डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। सर उसने क्या देखना है? उसने देखना है कि 2 मिलियन की एक्स्ट्रा सेल तो नहीं रिकॉर्ड की हुई उसने एक्सपेंसेस को कम तो नहीं शो किया हुआ। उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको चेक करने के लिए वो क्या कर रहा होगा? डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होगा, जो कि हम अपनी आने वाली क्लासेस में सीख रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ऑडिट परफॉर्म करेगा वो बंदा। जस्ट अ सेकेंड।
अच्छा, तो सर हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि व्हेन ऑडिट इज परफॉर्म्ड। सर हमें पता है कि मैनेजमेंट क्या कर रही होती है, 12 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही होती है, और यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं सर 1 जनवरी से वो शुरू करेंगे और 31 दिसंबर तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बना रहे होंगे। कौन बना रहा होगा? ये मैनेजमेंट बना रही होगी। फिर ऑडिटर साहब आएंगे, वो क्या करेंगे? उस पर डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और ऑडिट प्रोसीजर वो परफॉर्म करेगा तो अब 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो उसको कोई गलती मिलेगी मैनेजमेंट की तरफ से या नहीं मिलेगी, ठीक है। अब वो दोनों पॉसिबिलिटीज ही एक जगह पे एक रिपोर्ट बनाकर उसमें बता रहा होता है। सर या तो वो बता रहा होगा कि मैनेजमेंट की तरफ से गलती थी, उन्होंने 2 मिलियन की कम या ज्यादा सेल रिकॉर्ड की है या परचेज रिकॉर्ड की है या नहीं की होंगी। सर दोनों पॉसिबिलिटीज को अक्सर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर कोई गलती नहीं है तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है, हम कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर गलती नहीं है, अगर ठीक काम किया तो भी बता रहे होते हैं, अगर गलती की है तो भी बता रहे होते हैं। तो वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में बता रहा होता है, जिसको हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। वो कौन इशू कर रहा होता है? ऑडिटर। किसको दे रहा होता है? मैनेजमेंट को। और जब ऑडिटर रिपोर्ट मैनेजमेंट को मिल जाती है तो मैनेजमेंट क्या करती है? ऑडिटर रिपोर्ट के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखती है और वो शेयर होल्डर्स को दे रही होती है। ये एक हमने ऊपर से ओवरव्यू ले लिया। अच्छा, ये ऑडिटर साहब को अपॉइंट कब किया जा रहा होता है? सर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है। ऑडिटर कब अपॉइंट हो रहा होता है? सर एक चीज हम पढ़ते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। कोई मुझे बता सकता है एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? सर हर साल हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे एक मीटिंग कंडक्ट होती है शेयर होल्डर्स की, और उसमें बताया जाता है कि इस साल बिजनेस कैसा चला और क्या क्या। यस, ठीक है। हमारे से रेलेवेंट क्या है कि सर हर साल के बाद एक जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनकी एक मीटिंग होगी जिसको हम कह रहे होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स आए होते हैं ना, सारे 500-600 जितने भी हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपॉइंट कर रहे होते हैं ऑडिटर को। ऑडिटर को कौन अपॉइंट कर रहा होता है? शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट क्यों नहीं अपॉइंट करती ऑडिटर को? सर क्या वजह है? मैनेजमेंट से हम क्यों नहीं अपॉइंट करवा ले ऑडिटर? सर शायद अपने फेवर में किसी बंदे को Yes. क्योंकि अगर मैनेजमेंट को ही हमने बोल दिया कि ऑडिटर अपॉइंट करो तो वो अपने किसी जानने वाले को उठा के लेंगे। तो इस वजह से मैनेजमेंट नहीं बल्कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे होते हैं। और ये कब कर रहे होते हैं सर? अगर 1 जनवरी हमारा ईयर एंड शुरू हो रहा है ना, तो तकरीबन 20 अप्रैल, तकरीबन 3 महीने बाद जो है एजीएम हो रही होती है। ये तकरीबन एस्टिमेटेड डेट मैंने एजीएम की लिखी हुई है, ठीक है। तो एजीएम के अंदर हम अपना ऑडिटर अपॉइंट कर रहे होते हैं। ऑडिटर अपॉइंट हो गया तकरीबन 3-4 महीने में, और उसका काम कब होना है? 12वें महीने में। तो क्या ये फारिग बैठा रहेगा इस ड्यूरेशन के दरमियान? नहीं, ये डिफरेंट स्टेप्स कर रहा होगा जो कि हम अभी आगे देख रहे होंगे। अच्छा, उसने अब वो अपॉइंट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैनेजमेंट ने बना ली तो वो क्या करेंगे? अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से फाइनल है वो ऑडिटर को दे रहे होंगे, ठीक है। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर जनरली जो है क्लाइंट हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे देता है। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें मिल गई हैं तो हम क्या करेंगे? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। और उसकी ड्यूरेशन जनरली हमारे पास कितनी होती है? जनवरी से मार्च, यानी कि अगर हमारा ईयर एंड क्या है? दिसंबर है, तो तकरीबन 3 महीने। एक मैं एस्टिमेटेड फिगर बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तकरीबन 3 महीने ऑडिटर को मिल रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर उसने अपने डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इन 3 महीनों के बाद वो अपनी रिपोर्ट इशू करता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करके शेयर होल्डर्स को दे दी जाती हैं। अच्छा, हमने अभी एक चीज पढ़ी थी कि 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो मैनेजमेंट की कोई गलती ऑडिटर निकालेगा या नहीं निकालेगा, ठीक है। अब वो 2 पॉसिबिलिटीज हमने लिखी हुई हैं सर। जब वो परफॉर्म करेगा अपने ऑडिट प्रोसीजर्स तो या तो एरर या मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं होगी या आइडेंटिफाई हो जाएगी। अच्छा, मिस स्टेटमेंट क्या होती है सर? ये एरर का ही दूसरा नाम है, जो गलती कर सकती है अगर मैनेजमेंट, उसका दूसरा नाम है। तो अगर तो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुई तो हम अपनी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या बता रहा होगा? देयर इज नो एरर। सर कोई गलती नहीं है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है बिल्कुल ठीक है। या फिर इसको अगर ऑडिट की टर्म्स में बात की जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गेव ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक व्यू दे रही है जिस तरीके से उनको देना चाहिए था। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि सर परफॉर्मेंस हमने किया, परफॉर्म ऑडिट किया, प्रोसीजर परफॉर्म किए, एरर या मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई, सर हमने गलती निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? हम ये नहीं करेंगे कि गलती निकली है तो फौरन शेयर होल्डर्स को जो हमने रिपोर्ट देनी है बना के उसमें ही इस गलती को बता दें। हम क्या करेंगे? हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे, हम कहेंगे सर आपने ये गलती की है, डेप्रिसिएशन 10 लाख का रिकॉर्ड करना था, आपने उसको 1 लाख का रिकॉर्ड किया है, तो आप ये 9 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें। अगर तो मैनेजमेंट हमारी बात मान जाती है, तो सर हमें क्या जरूरत है शेयर होल्डर तक ये बात पहुंचाने की? क्योंकि ऑडिट का मकसद क्या होता है? ऑडिट का मकसद ये नहीं होता कि मैं ये आइडेंटिफाई करके बता दूं कि मैंने कितनी गलतियां निकाली हैं। ऑडिट का मकसद होता है कि सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनल प्रोडक्ट है सर, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आगे जा रही हो।
तो सर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि हमने एरर आइडेंटिफाई कर लिया और हमने उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर देंगे मैनेजमेंट को और उनसे क्या बोलेंगे, आप करेक्ट कर दें। सर ये जो एरर आइडेंटिफाई किया, क्या ये ऑडिटर खुद करेक्ट कर सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसके पास होती है, क्या वो ये कर सकता है कि भाई मैं 1 लाख को काट के उस पर 10 लाख डेप्रिसिएशन लिख दूं? नहीं कर सकता, उसको अलाउड नहीं है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ना प्रिपेयर करता है और ना ही उसमें कोई करेक्शन करता है। वो क्या करता है, मैनेजमेंट से कहता है कि भाई तुमने बनाई है, तुम ही इसको करेक्ट करो, ठीक है। अब यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। या तो जो गलती हमने आइडेंटिफाई की थी, 9 लाख रुपए की कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई थी, हमने कहा इसको रिकॉर्ड करो, या तो वो करेक्ट कर लेगी मैनेजमेंट या फिर वो करेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर तो वो करेक्ट कर लेती है तो हमने क्या पढ़ा है, तो फिर हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है कि सर के हमने गलती निकाली थी, मैनेजमेंट ने उसको करेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो फिर हम क्या कर रहे होंगे, जो रिपोर्ट हमने इस केस में दी थी वही रिपोर्ट हम इस केस में दे रहे होंगे कि सर कोई एरर नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। यहां तक हमें क्लियर है? हो क्या रहा था, एरर आइडेंटिफाई हुआ, मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट वो ठीक कर लिया, ठीक है। तो हम अपनी रिपोर्ट में क्या बता रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सर हमने मैनेजमेंट को बताया एरर और उसने ठीक नहीं किया, इफ नॉट करेक्टेड। 9 लाख की डेप्रिसिएशन मैंने कहा रिकॉर्ड करो, मैनेजमेंट कहती है मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगी। उस केस में हम क्या करेंगे सर, उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है सर, अपनी रिपोर्ट जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है उसमें हम बता देंगे कि सर देयर इज एन एरर और मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? यहां तक हम क्या बता रहे होंगे सर, देयर इज एन एरर और मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अब वो एरर जिसमें हमने बताया है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला है, मैनेजमेंट के ऊपर लाजिम है कि वो उसी रिपोर्ट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपाइल करे और शेयर होल्डर्स को दे रही हो, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप देखते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां पे लिस्टेड कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी होती हैं, तो वहां पर आपको अक्सर कंपनीज में जो है ये वाली रिपोर्ट मिली होती है कि कोई मसला नहीं है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो गए थे उन्हें कोई मसला नजर नहीं आया, उन्हें मसले नजर आए, उन्होंने मैनेजमेंट को बताया और मैनेजमेंट ने वो मसले ठीक कर लिए। तो इस वजह से हम एक क्लीन रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक बनी हुई हैं। अच्छा, अगर यहां तक हमें समझ आ गई तो क्वेश्चंस कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। सर पहला सवाल क्या है, व्हाट डज ऑडिटर डू इफ दे फाइंड एरर और मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जी क्या करता है ऑडिटर? जी दैट्स इट। ऑडिटर मैनेजमेंट को बता रहा होता है कि सर मुझे एरर या मिस स्टेटमेंट मिली है, आप इसको करेक्ट कर लें। व्हाट इज द आउटकम इफ मैनेजमेंट करेक्ट द आइडेंटिफाइड एरर? सर आप सर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बता दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। बिल्कुल, हम अपनी रिपोर्ट में क्या बता रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बनी हुई है, उसमें कोई मसला नहीं है। और अगर वो करेक्ट नहीं करती सर आप वो ऑडिटर नोट लिखती है, इसे बताते हैं कि ये एरर है, मिस्टेक है। कहाँ बता रहे होते हैं हम, किस रिपोर्ट में? ऑडिटर रिपोर्ट में। ऑडिटर रिपोर्ट में हम बता रहे होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला है, उसमें कोई गलती है, उसमें 9 मिलियन की डेप्रिसिएशन उन्होंने नहीं रिकॉर्ड की हुई। अच्छा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिंग एंड द एरर आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर? एरर आइडेंटिफाई किसने किया? ऑडिटर ने। लेकिन उसको करेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है मैम? मैनेजमेंट की। ऑडिटर खुद उसको करेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, इसी स्लाइड में मैंने आगे इसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। अच्छा, हमारी क्लास का आखिरी एजेंडा जो रह गया सर, हाउ ऑडिट इज परफॉर्म्ड। बहुत क्विकली इसको हम देखेंगे, इसमें मैक्सिमम 5 मिनट हमारे लग रहे होंगे। सर हमने देखा था कि ऑडिटर को हायर कर लिया गया था अप्रैल में, तकरीबन तीसरे चौथे महीने में ऑडिटर को हायर कर लिया था हमने। उसको हायर तो हमने कर लिया, लेकिन हुआ क्या कि सर उसको हायर किया और उसका काम जो शुरू होना है वो तो ईयर एंड के बाद होना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको दिसंबर के बाद मिलनी है। तो सर इस पीरियड में वो क्या कर रहा होगा, सबसे पहले एक शेयर होल्डर हमारे पास है, सर मैं XYZ ऑडिट फर्म का पार्टनर हूं, या लेट्स से आप पार्टनर है। शेयर होल्डर आपके पास है, टेलीकॉम कंपनी है, लेट्स से यूफोन कंपनी है, ठीक है, वो आपके पास है। उन्होंने कहा कि सर आप हमारी कंपनी का ऑडिट कर दें, तो क्या आप ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, ये कि आप कुछ चीजें देखेंगे? कुछ चीजें देखेंगे, क्या देख रहे होंगे मैम? एग्जांपल दे सकती हैं एक? नहीं, अभी हम एक्सेप्ट करने, अभी हमने बस ये डिसाइड करने कि हम इनको ऑडिट करें या ना करें। तो कुछ चीजें सर हम लोग इसके पास इसकी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो सारी देखेंगे कंपैरेटिवली, इसकी जितने भी पुरानी चीजें हैं वो देखेंगे, कंपनी कैसी है और किस तरह चल रही है क्या। बिल्कुल सर, हम 2 चीजें देख रहे होते हैं। एक तो क्या हम इतने काबिल हैं कि हम इस टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी का ऑडिट कर सकें। सर ठीक है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास एक्सपर्टीज ही ना हो, आपको पता ही ना हो टेलीकॉम इंडस्ट्री चल कैसे रही है, ठीक है। तो एक तो ये चीज देखें, क्या हम इतने काबिल हैं, और दूसरी चीज क्या कंपनी इस काबिल है कि उसको ऑडिट किया जा सके। सर कंपनी के बारे में मशहूर है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बहुत फ्रॉड करती है,
तो अगर हमें पहले से ही पता है कि वो बहुत फ्रॉड करती है, तो सर हम उसका ऑडिट की क्यों पकड़ें, क्यों हम अपनी रेपुटेशन खराब करें? तो हम दो चीजें देख रहे होते हैं जब हम मैनेजमेंट हमारे पास आती है कि आप हमारा ऑडिट करें। क्या दो चीजें देख रहे होते हैं कि सर, एक पहली चीज, क्या हम इस काबिल हैं या नहीं, और क्या मैनेजमेंट इस काबिल है या नहीं कि उसका ऑडिट किया जाए। इस फेज को हम कह रहे होते हैं सर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट। इसके ऊपर हमारे पूरे चैप्टर्स हैं, पूरे हमने किन क्राइटेरियाज की बेस पे देखना होता है कि क्या हम इस काबिल हैं या नहीं, या मैनेजमेंट इस काबिल है या नहीं। इस फेज को क्या कह रहे होते हैं सर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट। अच्छा, अब हमने जब तीसरे चौथे महीने में हमें मैनेजमेंट ने अपॉइंट कर लिया, ठीक है, यूफोन की मैनेजमेंट ने हमें अपॉइंट कर लिया, तो उस पीरियड से लेके ईयर एंड तक हम क्या कर रहे होंगे सर, हम प्लानिंग कर रहे होते हैं ऑडिट की। क्या प्लान कर रहे होते हैं सर, उस टेलीकॉम कंपनी है सर, वो काम कैसे कर रही है, उसमें कौन कौन से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हैं कौन कौन से हेड्स आ रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है तो कौन कौन सी स्ट्रीम से आ रहा है। हम प्लान करते हैं कि हमने कितने बंदे रेवेन्यू पर लगाने हैं, कितने बंदे एक्सपेंसेस पर लगाने हैं, ठीक है, कहाँ पे रिस्क ज्यादा है, रिस्क एनीवन बता सकता है रिस्क का क्या मतलब होता है? यस, कहाँ पे रिस्क है इस चीज का कि मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड होने के चांसेस कहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीजें हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि सर प्लानिंग फेज में। फिर आती है परफॉर्मेंस फेज। सर जो प्रोसीजर्स की हमने बात की थी अभी, ऑडिट प्रोसीजर्स हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो दिसंबर के बाद हम काम शुरू करते हैं सर, वो कब कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस फेज में। और उसके बाद चौथे स्टेप में हम क्या कर रहे होते हैं, रिपोर्ट बना के, ऑडिट रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को सबमिट कर रहे होते हैं। ओके, तो आई थिंक हमारे जितने भी एजेंडास थे आज की क्लास के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये 6 एजेंडास थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो स्लाइड्स हैं, ये आपको अवेलेबल ऑलरेडी एक तो गूगल ड्राइव पर भी अवेलेबल है, और उस गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैनेजमेंट से मैंने डिस्कस किया था, उन्होंने मुझे बताया कि ग्रुप वो लोग बना रहे हैं आपका ऑलरेडी, तो 2-2 बार हमें ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर द टाइमिंग आप इंडिविजुअली मुझे मैसेज कर दें जब तक ग्रुप नहीं बनता। ड्राइव लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, नंबर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। थैंक यू।